नमस्कार, प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन ब्रिजेंद्र कुमार सिंह जी से। सिंह साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सिंह साहब ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआती राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जनता परिवार के राजनीतिक दलों से हुई, जनता दल से आपने सियासी जीवन की शुरुआत की। कैसे देखते हैं जनता परिवार, जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तक का ये सफर, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मैं 1987 में पहली बार कांग्रेस से प्रभावित होकर के एनएसवाई में, क्योंकि हम लोगों का परिवार कांग्रेसी परिवार था, सब लोग इंदिरा जी को, राजीव जी को भगवान के तरीके से मानते थे। लेकिन जब कांग्रेस के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि हम लोगों के ही वंश से आते थे, तो इसलिए हम लोगों के परिवार का उनसे लगाव था। जब वो कांग्रेस से निकाल दिए गए अचानक वो फोर्स इशू को लेकर के, हम भी कांग्रेस से अलग हो गए और उन्हीं के साथ जनमोर्चा होते हुए फिर आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर 1988 को जनता दल का बंगलौर में 4 पार्टियों, जनता पार्टी, लोकदल, जनमोर्चा और लोकदल आभा सब मिल करके एक जो नई पार्टी बनी जनता दल, तो उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तब से लेकर के और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के जीवन पर्यंत मैं उनसे जुड़ा रहा। उनके ना रहने के बाद 2008 में मैं पुनः कांग्रेस में वापस आया, उन्हीं के राय से। सिंह साहब, आपकी जो विचारधारा है गैर भाजपावाद के इर्द गिर्द घूमती है और शुरुआती दौर में जनता दल का जो निर्माण हुआ वो गैर कांग्रेसवाद में हुआ। आज कैसी परिस्थितियां बनी कि आप गैर भाजपावाद का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग की शुरुआती दौर में का शुरुआती जो राजनीतिक जीवन रहा, फिर आपको कांग्रेस में आने के कारण क्या बना? वैचारिक कारण था, व्यक्तिगत कारण था या राजनीतिक कारण था? किस कारण से आप कांग्रेस पार्टी में आए? आपका ये भी मानना है कि राजा साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आपको एडवाइस किया कि आप कांग्रेस पार्टी में चले जाइए? कैसे देखते हैं? देखिए, जब जनता दल बना, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक माहौल बना गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ, उसकी धुरी बने माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, और बहुत प्यार से जनता ने उन्हें बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 2 ऐतिहासिक फैसले किए। तो देश के अगर विमर्श में उन फैसलों की चर्चा करें तो उसने देश की राजनीति की पूरी धुरी को परिवर्तित कर दिया और 65% का वो समाज जिसका भारत के उन्नति, प्रगति और विकास में सबसे बड़ा योगदान था, उसको पहले पैदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो परंपरागत लोग राजनीति को हैंडल करते थे, सवर्ण समाज, उसने उनको खलनायक बना दिया और परिस्थिति बस उनकी सरकार गिरी। क्योंकि उस समय आपको याद होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राम मंदिर के मुद्दे को उछाला, क्योंकि वो शुरू से अगर कोई विचारधारा है हिंदुस्तान में जो दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक की धुर विरोधी है, तो वो संघ है। उन्हें वीपी सिंह के रूप में एक ऐसा व्यक्ति सामने नजर आई पड़ा कि अगर वो और 1-2 साल सत्ता में रहेंगे तो भारतीय राजनीति को यही वर्ग प्रभावित करने लगेगा। हालांकि उन्होंने सत्ता तो उनकी गिरा दी, लेकिन जो फैसले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कर गए थे, उसी फैसले का अनुसरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ भी विवश हो गया। और यही कारण रहा कि जनता दल कई खंडों में बंट गया, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा लोगों की जो थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, चंद्रशेखर जी, बीजू पटनायक जी, चिमन भाई पटेल जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, और इनका सबका जो राजनीतिक कैरियर था वो बहुत एक्सीलेंट और उच्चता की शिखर को छू रहा था। तो राजा साहब के अस्वस्थ होने के बाद और प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वो सब लोग अपने आप को एक साथ नहीं रख पाए। तो जो जनता ने दूसरी बार जनता के भरोसे को चूर चूर कर दिया, 77 में गैर कांग्रेसवाद का एक प्रयोग सफल हुआ था, जिसे कह लिया जाए कि चंद्रशेखर जी की या उस समय जॉर्ज फर्नांडीज की, इन लोगों की जनता पार्टी की थी, उनकी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया, और दूसरा प्रयोग चंद्रशेखर जी की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया, मेरा ऐसा मानना है। सिंह साहब, 1988 में जनमोर्चा का पहला आपने समय देखा, दूसरा जनमोर्चा भी देखा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फिर दूसरा जनमोर्चा गठन किया, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। 89 से लेकर के 96 के बीच का जो समय है, आप राष्ट्रीय मोर्चा, आवाम मोर्चा सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग रहे।
उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद 96 में भी संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। एक लंबा जनता परिवार के विभाजन को बहुत नज़दीक से देखा और अलग अलग नेताओं के साथ आपने काम किया। समाजवादी आंदोलन के सारे नेता, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काफ़ी लंबा काम किया। लेकिन जो शुरुआती दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, राजा साहब के साथ आप जुड़े रहे और फिर लालू प्रसाद यादव के साथ, इन दो नेताओं में आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी कि अपने राजनीतिक जीवन का लंबा समय आपने इन्हीं लोगों को दिया? क्या कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे राजनीतिक गुरु थे, और मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में और शायद जीवन पर्यंत जब तक मैं जिंदा रहूँगा, इतना सरल, इतना ईमानदार और इतना नैतिक रूप से भारतीय राजनीति को समझने वाला मैंने कोई राजनीतिक व्यक्तित्व हिंदुस्तान में नहीं देखा। वो समाज के सबसे गरीब वर्ग, जो महात्मा गांधी का अंत्योदय से सर्वोदय तक की सोच थी, वो शायद अगर कोई कांग्रेस में रहते हुए उस पॉलिसी को पूरा फुलफिल करता था तो वो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और उनके लिए गरीब के लिए उनके मन में पीड़ा थी। वो किसान की उन्नति, प्रगति चाहते थे, लेकिन वो ऐसा इस बेसिस पर नहीं चाहते थे कि समाज का विभाजन हो। वो एलीट क्लास, जो समाज का सवर्ण तबका है, और हमारा बैकवर्ड तबका, जिसका भारतीय फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के वो एग्रीकल्चर ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान होता है, वो सबके समन्वय का एक भारत चाहते थे। लेकिन जो जनता दल में दूसरी ताकतें थीं, उनकी एक, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक कमी भी थी, जिसे मैं कोट करना जरूरी समझता हूँ, कि उन्होंने जो सोच को तो अपने बहुत बड़ा व्यापक किया, क्योंकि लेकिन कोई सेकंड लीडरशिप नहीं दे पाए, इस्टेब्लिश कर पाए। अगर वो सेकंड लीडरशिप जो उनकी इच्छा के अनुरूप विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पैदा कर पाए होते, अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर चुन पाए होते, जैसा कि संघ ने कल्याण सिंह के रूप में या मोदी वाजपेयी के रूप में किया, उस प्रकार का अगर कोई वो लीडरशिप दे पाए होते तो शायद वो आज तक प्रासंगिक होते। और जो जिस फिलॉसफी को लेकर, जिस सोच को लेकर के उन्होंने जनता दल का निर्माण किया था और बड़े बड़े फैसले किए। आप देखिए, आज किसान कर्ज माफ़ी की हर पॉलिटिकल पार्टी बात करता है, लेकिन 10,000 रुपये तक का किसान कर्ज माफ़ी आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी ने किया तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आप देखिए, आज पूरा राजनीतिक विस्मर्श, किसी भी पार्टी से आप बात करिए तो अम्बेडकर जी की बात करता है, लेकिन अम्बेडकर जी को भारत रत्न दे करके और उनके लड़के को राज्यसभा में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ला करके उन्होंने दलित चेतना को एक नया आयाम दिया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। और आपने देखा होगा कि 27 वर्षों से रंगभेद के खिलाफ जेल में सड़ रहे और लगभग निराश हो चुके नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दे करके दुनिया के विमर्श में उन्हें सबसे उच्च पायदान पर स्थापित किया। उसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिली 6 महीने के अंदर। भारत रत्न देने के 6 महीने बाद पूरी दुनिया का विमर्श दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वो जेल से रिहा हुए और आपने देखा होगा कि अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका गोरों के चंगुल से मुक्त हुआ, वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई और डॉक्टर नेल्सन मंडेला वहाँ रंगभेद को ख़त्म करके निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ये सारा चेंज का श्रेय अगर किसी को जाता है, मंडल हो, अंबेडकर जी हो या नेल्सन मंडेला हो, तो वो एकमात्र नेता थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। सिंह साहब, जिस राजनीतिक दल में आज की तारीख में आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जय भीम जय मंडल की बात करने लगी है। नेल्सन मंडेला साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती पर भी काम होने लगा। क्या वैचारिक रूप से चेंज आया, खासकर उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है आपकी, ऐसा कहाँ समावेशी चेंज कैसे देखते हैं कांग्रेस में? कहाँ पर कायाकल्प हुआ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को, एक जमाने में कांग्रेस कल्चर में को भाजन का शिकार माने जाते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ऐसी कहाँ पर, क्या वैचारिक रूप से स्थितियाँ बदल रही, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे याद है कि आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अंतिम बार 27 नवंबर 2007 को लखनऊ आए थे और हिंदुस्तान के अखबार में उनका अंतिम इंटरव्यू छपा था, जो शायद देश का अंतिम इंटरव्यू है। तो हिंदुस्तान के संवाददाता ने उनसे सवाल किया था कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के लीडरशिप के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब मैं अपोलो में भर्ती था, उस इंटरव्यू के 6 महीना पहले, तो कांग्रेस के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं और जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आदरणीय राहुल गांधी, उनसे मिलने गए थे। उन्हें पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी फिर से
अपने मूल स्वरूप में 84-85 की स्थिति में पहुंच सके, तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने उन्हें सलाह दिया कि जन मुद्दों पर संघर्ष और जन मुद्दों की समझ कांग्रेस को फिर जन से जोड़ सकती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि लगभग 50 वर्ष बाद अगर होल समाज को कोई समझ रहा है और होल समाज की कोई बात कर रहा है तो वो श्री राहुल गांधी हैं। और ये जो चेंज आपको कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रहा है वो राहुल गांधी जी की नीतियों की परिणति है। उन्होंने पूर्वाग्रह से अलग समाज के सारे तबके को साथ लेकर चलने और बड़े दिल से सोचने का काम किया है। और उसका रिफ्लेक्शन न केवल हमारी पार्टी पॉलिसी पर आप देखे होंगे कि कांग्रेस के इतिहास में शायद पहली बार कोई इतने छोटे पैदान पर काम करने वाला, कार्यकर्ता के स्तर पर काम करने वाला हमारे तमकुही राज्य के विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो एक कांग्रेस के इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना है कि इतने छोटे कार्यकर्ता को, क्योंकि यहाँ प्रोफाइल का आदमी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता था। और जो टीम बनी है आदरणीय लल्लू जी के साथ, उसमें आप सब देखेंगे कि मैक्सिमम 45 साल के नीचे के लोग हैं और वो सारी विचारधारा, सारी जातियों, सारी धर्मों के लोग हैं। तो ये जो चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी द्वंद्व है कांग्रेस में। अभी एक बहुत बड़ा तबका है जो राहुल जी के इस जो परिवर्तनवादी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, जिससे कांग्रेस का वो कायाकल्प करना चाहते हैं और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ताकत है देश की, उससे लड़ने की जिस ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, अभी कांग्रेस एक बड़े द्वंद्व से गुजर रही, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो आदरणीय लल्लू जी को और लल्लू जी की टीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और जब तक ऐसा आदरणीय लल्लू जी को बड़ा दिल करके और आदरणीय प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, अगर दोनों में समन्वय बना लेती हैं तो हमारे समझ से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी फिर 50 वर्ष तक हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे प्रासंगिक और सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। सिंह साहब, चर्चा है कि आपके नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ लखनऊ में अपना फ्लैट ले चुकी हैं, बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट कर रही हैं, उत्तर प्रदेश को अपने हिसाब से वॉच कर रही हैं, उनकी पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। लेकिन एक चर्चा ये है कि जो लीडरशिप है आपकी, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है, जो पुराने मझे मझाए कांग्रेसी हैं, तपे तपाए कांग्रेसी हैं, उनको साइड ट्रैक पे करने की एक चर्चा है। और एसपी बीएसपी या दूसरे दीगर दलों से एक्सपोर्टेड लोगों को पदाधिकारी बनाने का एक प्रचलन चला, ऐसी चर्चा है, मीडिया के गलियारों में चर्चा है। इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखनऊ में नहीं रहेंगी और उन्हें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार का एक राष्ट्रीय चरित्र होता है और वो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। प्रभारी अध्यक्ष के सहयोग के लिए होता है, प्रभारी कार्यकर्ता नहीं होता है। तो आदरणीय प्रियंका जी को लखनऊ में अस्थायी रूप से निवास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन्हें ज़्यादा सक्रियता दिखानी होगी, उन्हें 15 दिन में कम से कम 2 दिन उत्तर प्रदेश को देने होंगे, इतना पर्याप्त है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है। दूसरा सवाल जो आपका है कि विभिन्न विचारधारा के लोगों को जो दूसरे दलों से ला करके, तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चेंज करना चाहती हैं, जो कांग्रेस के इतिहास की, कांग्रेस की परंपरा से और जो कांग्रेस की राजनीति करने की विधा थी, उस तीनों से अलग परिवर्तन कर रही हैं। ये परिवर्तन खतरनाक भी हो सकता है, ये परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो राजनीतिक अनुभव है इतने 30 वर्षों से ऊपर का, और जो मैंने सरकारें और राजनीतिक पार्टियों में अंदर तक रह कर के हमने काम किया है, मुझे लगता है कि हमें समन्वय बना के काम करना होगा, क्योंकि ये एक लगभग मूल अवधारणा होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि हम किसी दूसरी पार्टी के आए हुए व्यक्ति को मंत्री विधायक तो बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा मूल स्ट्रक्चर ढांचा होता है, स्ट्रक्चरल ढांचा, संगठन का ढांचा, उसमें पदाधिकारी हमें बहुत समझ बूझ के बनाने होंगे। नहीं होता क्या है कि वो जिस विचारधारा से आए होते हैं, कोई भी आदमी तुरंत अपनी विचारधारा को वैचारिक रूप से नहीं छोड़ पाता। किसी पार्टी में तो किसी स्वार्थ के चलते या किसी मजबूरी के चलते या किसी बहुत बड़े वैचारिक परिवर्तन के चलते स्वीकार कर लेता है। इसीलिए जो आपने जिस नारे का जिक्र किया, जय भीम जय मंडल, ये कांग्रेस का नारा नहीं है। कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है कि जो अपने पराभव के पहले 7 दिसंबर 1989 को जब पंडित नारायण दत्त तिवारी हमारे अंतिम मुख्यमंत्री थे,
उसके पहले कि आप कांग्रेस की राजनीति को देखेंगे तो कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है कि जय भीम और जय मंडल का नारा लगाए बिना उन दोनों समाज के सबसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में, मैं नाम लेना शुरू करूं तो आदरणीय चंद्रजीत यादव, आदरणीय श्यामलाल यादव जी राज्यसभा के सभापति थे, चौधरी रघुवीर सिंह यादव, ये यादव वर्ग के बड़े नेताओं में होते थे। बलराम सिंह यादव स्टेट प्रेसिडेंट होते थे, जयराम वर्मा जी, स्वामी ब्रह्मदेव लोधी जी, बीपी मौर्य जी, राजकुमार राय जी, कल्पनाथ राय जी, महावीर त्यागी से लेकर के हुकुम सिंह जैसे गुर्जर, चौधरी चरण सिंह भी हमारी पार्टी में थे। तो आप देखिए, और महावीर प्रसाद जी से लेकर के सुखदेव जी प्रसाद जी से लेकर के धर्मवीर तक, तो आप देखेंगे दलित वर्ग का भी, बैकवर्ड वर्ग का भी, और जो भूमिहार वर्ग होता है, ठाकुर ब्राह्मण के अलावा समाज के सारे वर्गों के सारी बड़ी लीडरशिप कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रही। चौधरी लक्ष्मी शंकर यादव अध्यक्ष थे, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे उत्तर प्रदेश के। तो जहाँ कमलापत त्रिपाठी जी, जहाँ माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रोफेसर विशंबर नाथ पांडे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे बड़े मनीषी कांग्रेस में थे, उसी प्रकार बीपी मौर्य जी, जयराम वर्मा जी, चौधरी रघुवीर सिंह यादव जी, चंद्रजीत यादव जी, बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस में। आप थोड़ा बाहर निकले उत्तर प्रदेश के तो चंदूलाल चंदाकर जी, बिहार में राम लखन यादव जी, ऐसे बड़े उत्तर भारत में आप देखेंगे तो कांग्रेस सारे वर्गों, सारे समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन ये जो चेंज आपको दिखाई पड़ा पोस्ट मंडल हुआ क्या कि जो बैकवर्ड जातियां थीं और ये अंबेडकर जी के जो व्यक्तित्व के उभार के बाद दलित जातियां थीं, उन लोगों ने अपनी विचारधारा की पार्टियों में राजनीति करना प्रेफर किया। उससे कांग्रेस वैचारिक धरातल पर कमज़ोर हुई। रीजनल पार्टी में लोग चले गए। बलराम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी में जाकर एमपी बनने के लिए चले गए, जबकि हमारे यहाँ वो भारत सरकार में मिनिस्टर थे। तो ये जो चेंज हुआ राजनीति में, लोगों के सोचने के तरीके में जो चेंज हुआ, ये हमारे समझ से कांग्रेस के कमजोरी का थोड़ा कारण उत्तर प्रदेश में बनी। सिंह साहब, 96 में देवगौड़ा साहब की सरकार रही, गुजराल साहब की सरकार रही। उसी समय राष्ट्रीय जनता दल अलग हुआ, जनता दल के मेन फोल्ड से अलग हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में आप एक हुआ करते थे। लंबा समय आपने लालू प्रसाद यादव जी के साथ दिया। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय जनता दल की जो भी भूमिका रही, महती भूमिका जो भी रही, उसमें आप एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में देखे जाते थे। कैसे देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल की उस सियासत को? आप पार्लियामेंट भी लड़े, बहराइच से आप पार्लियामेंट भी लड़े, गोंडा से राष्ट्रीय, हालांकि वोट बहुत कम मिला, और उस समय प्रासंगिकता भी राष्ट्रीय जनता दल की, चूंकि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी प्रासंगिक थी, तो राष्ट्रीय जनता दल की उत्तर प्रदेश में प्रासंगिकता नहीं के बराबर थी। इसके बावजूद आपने लंबा समय दिया। कैसे देखते हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ अपने राजनीतिक जीवन को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये मेरा गौरव है कि मुझे लगभग 3 प्रधानमंत्रियों के साथ बहुत नज़दीक से काम करने का अवसर मिला। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे राजनीतिक गुरु थे, और उस समय मैं 18-19 साल का था। लेकिन ये मेरा गौरव है कि मेरे सिफारिश पर गवर्नर भी बन जाया करते थे और कैबिनेट मंत्री भी बन जाया करते थे। मैं विदेश नीति में भी दखल देता था और भारतीय अर्थनीति पर भी चर्चा करता था। लेकिन जो 1996 में सरकार बनी, उसका मैं एक तरीके से शिल्पी था माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। और 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में भी हम लोगों की बहुत महती भूमिका थी, क्योंकि हम लोग बहुत गहरे से जुड़े थे। जब आदरणीय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, वो परिस्थिति जन्य प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ अनुभवी आदमी हैं, कि 96 के चुनाव परिणाम आने के बाद मैं अकेला ऐसा आदमी था, मुझे उस समय ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब अंतिम प्रचार में लखनऊ से रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जा रहे थे, श्री अशोक सिंह जी और श्री भोला सिंह और श्रीमती सरोज दुबे जी के प्रचार में, तो उन्होंने हमसे भी VIP गेस्ट हाउस में पूछा कि का कहा तो है तुहार ज्योतिष? तो हमने कहा महाराज सरकार आवत है। तो बस इतना भरोसा था उनको मेरे ज्योतिष पर कि वो चले गए। और जब परिणाम आए तो मैं पहला आदमी था कि जिसने स्वतंत्र भारत में परिणाम आने के एक दिन पहले ही लिखा दिया था कि हमारी सरकार बनेगी और श्री HD देवेगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। जबकि मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि प्रधानमंत्री पद स्वयं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह संभालें। और आपको याद होगा कि देश के 6 मुख्यमंत्रियों, श्री करुणानिधि, श्री HD देवेगौड़ा, श्री ज्योति बसु जी, श्री बीजू पटनायक जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, और एक शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 6 मुख्यमंत्री उस समय
धरने पर बैठे थे शाम तक। फिर वो बीपी सिंह जी अपना घर छोड़ के चले गए थे। ये बात मुझे ही मालूम थी अकेले पूरे देश में कि वो कहाँ हैं। शाम को 5 बजे आदरणीय लालू जी का फ़ोन आया। मैं माननीय राम सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और पूरी पार्टी मैं ही देखता था। तो उन्हें पूछा कहाँ है राजा साहब, तो हमने कहा कि वो भोंसरी में श्री चंद्रशेखर जी के साथ हैं। फिर वहाँ से फ़ोन से बात हुई कि आप प्रधानमंत्री पद स्वीकार करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा सेहत इस लायक नहीं है और जो माहौल है स्टेबल गवर्नमेंट मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसे में आप लोग सबसे वरिष्ठ अनुभवी राजनेता ज्योति बसु बाबू जी को प्रधानमंत्री चुनिए। ज्योति बसु जी तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने 1 दिन का समय मांगा। उनके पोलित ब्यूरो में शायद कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे गंदा फैसला हरकिशन सिंह सुरजीत और श्री प्रकाश करात के दबाव में हुआ। 16 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की कमेटी में उन लोगों ने तय किया कि वो ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, CPI सरकार में नहीं जाएगी। और तब हमारे सामने विकल्प था कि हम किसे चुनें। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। हम सब की इच्छा थी कि लालू जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन चारा घोटाले का जिन बाहर आ रहा था और आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि कोई स्वच्छ चरित्र का व्यक्ति इस पद को सुशोभित करे। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे श्री HD देवेगौड़ा और सबसे ज़्यादा MP दक्षिण भारत से वो जीत के आए थे। उस समय आपको याद होगा TMC तमिल मिलना कांग्रेस और करुणानिधि की पार्टी ने भी उनका साथ देने का फैसला किया और कम्युनिस्ट पार्टी भी उनका समर्थन कर रही थी, जिसके 62 MP थे उस समय। तो ये परिस्थितियाँ बनी कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देवेगौड़ा जी ने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे गंदे चरित्र का प्रदर्शन किया कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में जोगिंदर सिंह को CBI निदेशक बना करके फंसाया। और जब पार्टी टूटने लगी तो मैं अकेला पहला आदमी था जिसने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चिट्ठी लिखी कि आपके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत साफ दिल के राजनेता हैं और मेरी बहुत छोटी हैसियत थी, मैं एक कार्यकर्ता था। और लालू प्रसाद यादव जी ने चिट्ठी पढ़ के मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात किया और हमने कहा कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, आपके ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आपको पद से हटाना चाहते हैं। तो कहीं ये संभव नहीं है। तो मैंने उनसे एक स्लोगन बोला कि जिस प्रकार इस समय दिन है, 2:30 बज रहे हैं, ये सत्य है, उसी प्रकार आपके खिलाफ षड्यंत्र भी सत्य है। तो उन्होंने कहा ऐसा होगा तो मैं लखनऊ आ रहा हूँ। और वो अकेले मेरे बुलावे पर लखनऊ आए। उन्होंने जो स्थितियाँ देखी तब उन्हें ज्ञान हुआ कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र 80% पूरा हो चुका था, इसलिए पार्टी विभाजित हुई। और मैंने जाकर आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा, मैंने उनसे राय लिया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कहा कि लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जनता दल चुनाव जीता है, जनता दल का देश में प्रधानमंत्री है। अभी जब हवाला मामले को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर आरोप लगा तो पूरी पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास ऊपर साथ खड़ी हुई। तो कांग्रेस जनता दल को भी चाहिए कि सारे लोगों को इस समय लालू प्रसाद यादव जी का साथ देना चाहिए। तो जिन लोगों ने दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आभारी हूँ हमारे यहाँ स्वर्गीय भोला सिंह जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बने, आदरणीय अशोक सिंह जी, विजय पाल सिंह तोमर जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा मेंबर हैं, सोमपाल शास्त्री जी, मैं, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे तमाम लोगों ने ये महसूस किया कि हम सब लोगों को लालू जी का साथ देना चाहिए। हम लोग लालू जी के साथ आए और 2008 तक, जब तक मैं RJD में रहा, लालू जी का बहुत स्नेह प्यार मिला। और मैं मानता हूं कि लालू जी एक बहुत साफ और नेक दिल राजनेता हैं, जिन्हें एक बड़े षड्यंत्र के तहत बैकवर्ड होने के नाते उनके राजनीति को एक तरीके से हत्या कर दी गई है, साजिशन। ये तो इतिहास का विषय है, जब पूरी चीज़ें खुल के आएंगी, क्योंकि भारत के न्याय व्यवस्था में टाइम बहुत लगता है। लेकिन उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, उसके चलते वो षड्यंत्र का शिकार हुए। लेकिन हम जैसे ईमानदार आदमियों को लगा कि मुझे लालू जी के साथ रहना चाहिए और मुझे गर्व है कि मैं उनके साथ रहा। और जब तक मैं उनके साथ था, RJD एक ताकत थी, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत बड़े मन से स्वीकार करते थे। हम जैसे छोटी कार्यकर्ताओं की बात भी, हम लोग विधानसभा चुनाव में बिहार में जाते थे तो एक एक रिपोर्टिंग लेते थे, एक एक विधानसभा क्षेत्र के, उसको वो मानते थे। तो ये मेरे जीवन का गौरवशाली क्षण था कि मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का
मौका सिंह मिला। साहब, बहुत ही वैचारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी और लंबा आंदोलन रहा, लंबा जीवन संघर्ष में रहा है आपका, जनता परिवार से लेकर के और 2008 में कांग्रेस की एंट्री तक। लंबे समय से कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं और संगठनात्मक काम को देख रहे हैं। कांग्रेस की जो 89 के बाद जो सियासी तौर पे चेंज आया, उसके बाद लगातार देखिए सदन में भी संख्या घटती चली गई। आज अलायंस में आपके 7 विधायक हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कांग्रेस की। और जो चूंकि कोर वोट बैंक जो कांग्रेस का हुआ करता था 84-89 के बाद माना जाए, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया, दलित बीएसपी की तरफ शिफ्ट कर गया, समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम मुखातिब हो गया। अब क्या संभावनाएं हैं, क्या रोड मैप है? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के आप प्रणेता रहे, लंबा काम आपने सोशल इंजीनियरिंग में आपने किया है। क्या एडवाइस करना चाहेंगे लीडरशिप को और उस मकाम तक कैसे पहुंचेगी कांग्रेस? देखिए, मेरा जो मानना है कांग्रेस के क्रिटिक के रूप में भी, क्योंकि मैंने राजनीति जब शुरू किया तो मैं कांग्रेस को मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, हमारे राजनीतिक गुरु ने जब 91 में मुझे सजेस्ट किया कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए, वो राजीव जी की हत्या के बाद खुद वो इतना अपसेट थे कि उन्होंने लोकसभा रिजाइन कर दिया, आपको मालूम होगा। तो मुझे लगा कि कांग्रेस सबसे खराब पार्टी है। लेकिन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे अच्छी पार्टी है। ये आपको समझने में, और ये बात समझने मुझे 3 साल लगा। 93 में मुझे समझ में आया कि शायद हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 की अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस दरअसल पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी थी। 2 बड़ी घटनाएं कांग्रेस के साथ ऐसी घटी जिससे कांग्रेस उबर नहीं पाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाना और स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का असमय मर जाना। वीर बहादुर सिंह अंतिम ऐसे कांग्रेसी थे जो कांग्रेस को गांव तक समझते थे, ब्लॉक तक समझते थे। उनके निकल जाने से और वीर बहादुर सिंह जी के मर जाने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी लीडरशिप विहीन हो गई। पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी पर्सनालिटी लेस हो गई। आपको याद होगा कि जब मैं राजनीति में प्रवेश किया था तो मुझे देखकर ईर्ष्या होती थी, और वही चीज़ मैं आज चाहता हूं कि हमारे साथ हो जाए कि ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई कस्बा नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूमा हूं कि जो भी पर्सनालिटी वाला आदमी होता था वो कांग्रेसी होता था, चाहे वो जिस जाति का हो। अगर कोई बड़ा यादव है, मैं हमारे एक मित्र थे लखनऊ में, प्रिंसिपल साहब के लड़के, मैं उनके यहाँ गया। वो प्रिंसिपल साहब खुद तो जनता दल के समर्थक थे, उनके पिताजी बहुत धुर कांग्रेसी थे, यादव थे। उनके ससुर जी जो राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी के बहुत नज़दीकी लोगों से बहुत धुर कांग्रेसी थे। तो समाज का कोई भी वर्ग, मतलब मंडल के बाद भी वो लोग कांग्रेसी बने हुए थे। वो चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे बैकवर्ड रहा हो, चाहे राजपूत, चाहे दलित, जितनी भी पर्सनालिटी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, वो सब के सब कांग्रेसी थी। तो अब हम पर्सनालिटी लेस हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने एनालिसिस किया, मैं आपके इंटरव्यू में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई। 89 में जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाने के बाद मंडल आयोग लागू किया, आपने देखा होगा कि बैकवर्ड का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी को एकदम से छोड़ करके बाहर चला गया एक झटके में। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उन्हें अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाकर प्रस्ताव पास किया कि हम सरकार में बैक करेंगे तो मंडल आयोग की सिफारिश को क्वेश कर देंगे, वापस ले लेंगे। तो इससे बैकवर्ड तबके को लगा कि कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड विरोधी है। तो बैकवर्ड तबका उसके पास से पूरा आइसोलेट हुआ। लेकिन जो तबका उससे बहुत खुश हुआ वो सवर्ण था, और खास करके ब्राह्मण। कांग्रेस पार्टी ने दूसरी गलती की कि उन ब्राह्मणों को रोकने के बजाय वो यादव वोट को रोकने लगी और बलराम सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक बहुत गलत मैसेज बहुत गलत मैसेज पास ऑन किया कि एक समाज जो चला गया था उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो समाज मजबूती से खड़ा था, 98 सीटें थी 89 में कांग्रेस के पास, कांग्रेस सरवाइव कर सकती थी। 29% वोट था 91 में, और मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन करना, ये 2 ऐतिहासिक गलती कांग्रेस पार्टी की थी। और वहीं कांग्रेस नहीं रुकी, फिर उसने दूसरी गलती की 93 में भी कांग्रेस के सरवाइव होने का पूरा चांस था, जब उसने महावीर प्रसाद को अध्यक्ष यहाँ बना दिया। कांग्रेस ने प्रयोग शुरू किए, और वो प्रयोग जो 91 में शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। तो कांग्रेस को प्रयोग करने के बजाय, कांग्रेस की एक सुस्पष्ट परंपरा है, कांग्रेस जब भी खड़ी होगी
तो उसका मूल आधार वोट सवर्ण होगा, क्योंकि सवर्ण ही ये तय करेगा कि कांग्रेस, क्योंकि सवर्ण के बल पर ही बीजेपी सरकार में है। अगर बीजेपी को हमें कोलैप्स करना है, कमज़ोर करना है, तो सबसे पहले सवर्ण तबका हमें यहाँ लाना होगा। आज जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज सबसे प्रताड़ित समाज है और वो बहुत निरीह भाव से अपने विकल्प को तलाश रहा है सामने कि बीजेपी के बाहर हमारा विकल्प कहाँ है। कांग्रेस पार्टी अगर बड़े मन से काम करे तो ये कांग्रेस के खड़े होने का अवसर है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ब्राह्मण लीडरशिप है कांग्रेस में, जिसने कांग्रेस से बहुत कुछ लिया है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी 10 बार एमएलए रहे हैं कांग्रेस से, 5 बार विधानमंडल दल के नेता रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने उनसे कुछ नहीं लिया। ये अवसर है कि कांग्रेस को उनसे लेना चाहिए, उन्हें एक बड़ा भूमिका दे करके उत्तर प्रदेश में उनकी क्षमताओं का दोहन करना चाहिए। बनारस के आदरणीय राजेश मिश्रा जी, जो दोनों सदन में उनको जाने का गौरव प्राप्त हुआ, ललतेश त्रिपाठी जो 4 पीढ़ी के नेता हैं, कमलापत त्रिपाठी जो फ्रीडम फाइटर थे, मुख्यमंत्री थे, संविधान सभा के मेंबर थे, फिर लोकपति त्रिपाठी जी, फिर राजेश पति त्रिपाठी जी, अब ललतेश त्रिपाठी, जितिन प्रसाद जी। तो ये जो बड़ी लीडरशिप हमारे पास है, इन लोगों की क्षमताओं का कांग्रेस को दोहन करना चाहिए विभिन्न बड़े बड़े पदों पर स्थापित करके, और राजपूत लीडरशिप को भी उभारना चाहिए। जो हमने डॉक्टर संतोष सिंह को कांग्रेस पार्टी से निकाल लिया है, मेरा व्यक्तिगत मन है कि उनका निष्कासन वापस करना चाहिए। एमएलसी दीपक सिंह जी हैं, हमारे यहाँ दलजीत सिंह जी हैं तिंदवारी के। इस प्रकार की हमें हर क्षेत्र से जो सवर्ण लीडरशिप कांग्रेस में है, खास के ठाकुर बाभन, उनको बड़ी भूमिका में राजनीति में लाना चाहिए। और आपको मुझे कहने में मैं इसको जात का एंगल न लिया जाए तो कांग्रेस जो काम वर्तमान संगठन का काम हो रहा है कांग्रेस में, आप देखिए 2 महासचिव सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो पूर्व में श्री विश्वविजय सिंह जो 5 मंडल के प्रभारी हैं, और पश्चिम में वीरेंद्र सिंह गुड्डू। ये दोनों सवर्ण और राजपूत वर्ग से आते हैं। मैं जातिवादी नहीं हूँ, चूँकि मेरे शब्द ऐसा निकल रहा है कि लोगों को लग सकता है कि मैं जातवाद की बात करता हूँ। कांग्रेस का जो पहचान ही है सवर्ण राजनीति से है। हाँ, तो हमें उस पहचान को बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये सब कहने का मेरे ये कदाप मतलब नहीं है कि मैं मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू में उनका विरोधी हूँ। वो एक बहुत जुझारू, बहुत संघर्षशील, ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। आप उन्हें अध्यक्ष रखिए, लेकिन उनके साथ साथ सारी क्षमताओं का दोहन करके हम सरकार बनाने जाते हैं। सरकार बनने का कोई एक कारण नहीं होता है, 50 बेहतरीन कारण जब इकट्ठा होते हैं तब कोई पार्टी गवर्नमेंट बना पाती है, और एक कारण ही किसी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए पर्याप्त होता है। हमें एक सरकार बनाना है तो हमें 50 सेगमेंटों को जोड़ना होगा। कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए बड़े मन से काम होगा, और आदरणीय प्रियंका जी को, उनकी टीम को ये चाहिए कि सारी क्षमताओं का दोहन करके एक मजबूत कांग्रेस का निर्माण करे, क्योंकि लोग हमारी तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम युवाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अभी कफील के मुद्दे पर आपने देखा कि कांग्रेस के संघर्षों के परिणाम स्वरूप वो आए। अभी जब आप देखिए मजदूर पैदल चल रहे थे सड़कों पर, सबसे ज़्यादा उनके भोजन के लिए, उनके आने के किराए के लिए सारी सुविधा सब कांग्रेस ने किया। जो हत्याएं हो रही हैं, जो अराजकता है, सब जगह कांग्रेस आपको लड़ती नज़र आती है। बुनकरों को, समस्याओं को कांग्रेस उठाती नज़र आती है। लेकिन इनको सबको कलेक्ट करेंगे तभी सरकार बनेगी, और उसमें सवर्ण समाज का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि सवर्ण समाज का माइंड सेट करता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो कांग्रेस को अगर गवर्नमेंट बनाना है तो हमें अपने जो सवर्ण नेताओं की क्षमताएं हैं उसका दोहन करना होगा, उनको उपयोग करना होगा, तब शायद हम गवर्नमेंट बनाने के नज़दीक पहुँचें। सिंह साहब, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के अंदर असीम ऊर्जा है, और वो लोगों को पहचानती हैं। और जैसा लोग कहते हैं कि श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी, मैं तो उस समय 14 साल का था जब वो नहीं रहीं, और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है 14 साल, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके चाल चरित्र से अक्स श्रीमती प्रियंका गांधी के अंदर दिखता है। लेकिन जो मैं राजनीति का मौजूदा माहौल देख रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी प्रियंका जी को और तमाम चीज़ें सीखना चाहिए।
जैसे कि उत्तर प्रदेश का शायद कोई ऐसा जनपद था जहाँ से 2-4 लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ना जानती रही हों। तो वो और एक और सबसे बड़ी बात इंदिरा जी से उनको सीखनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री होते हुए प्रतिदिन 200 लोगों से मुलाकात करती थी। तो ये 2 चीज़ें अगर प्रियंका गांधी जी स्वीकार कर लें, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं स्टूडियो में कहने जा रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी को अपने आप को एक्सपोज करना होगा, खोलना होगा। अभी हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है, प्रियंका जी जिसको सुनना चाहती हैं उसको सुनती हैं। और मुझे मानना है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बैक कराना है, कांग्रेस को एक मजबूत ताकत बनाना है जो न केवल 22 में सरकार बने बल्कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दिशा में, तो प्रियंका जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना होगा। एक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को सुनना होगा, अपने दरवाजे ओपन कर देना होगा हर कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता 90% ऐसा होता है कि जिसकी मांग मानी जाए ना मानी जाए माने नहीं रखता, वो उसकी सुनी जाए ये माने रखता है। तो मैं देख रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, और मैं लंबे समय तक आप जानते हैं जनता दल और आरजेडी में संगठन का काम करता था। यहाँ मेरे पास संगठन का काम नहीं है, लेकिन मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ। तो तमाम कार्यकर्ता जो पुराने हैं वो निराश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आदरणीय प्रियंका जी उनकी सुन नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत छोटी कमेटी है, 45 लोग, 450 की कमेटी से सीधे 45 लोग, 80% लोग कमेटी से बाहर हैं। तो और हमें सरकार बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई हमारे पास मैजिक व्यक्ति है तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। उनको दरवाजे सबके लिए खोल देना होगा, और दरवाजे खोल देंगी, सबसे मिलने लगेगी, सबको सुनने लगेगी, तो कोई कारण नहीं है कि 2022 में कांग्रेस गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में ना आ जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जन मुद्दों पर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये कांग्रेस के लिए गौरव की बात है कि बहुत ज़मीनी आदमी बहुत लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। सिंह साहब, लगभग 3 दशक से आप सियासत में हैं, सदन में न जाने का कोई मलाल है? देखिए, राजनीति में मेरा अपना मन है और मेरी अपनी सोच है कि राजनीति में आपकी काउंटिंग ही तभी होती है जब आप हाउस मेंबर बन जाएं। हमारे अंदर असीम प्रतिभा क्षमता हो सकती है, इसका मूल्यांकन समाज करेगा, मैं नहीं कर सकता कि मैं योग्य हूँ या अयोग्य हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से मत रहा कि जज हमेशा दूसरा व्यक्ति होता है हम जैसे लोगों साहब, अंत में एक नितांत व्यक्तिगत सवाल, आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन हैं, पूरा समय सियासी जीवन को देते हैं, परिवार और बच्चों के बारे में आपकी क्या सोच है, कैसे समय देते हैं? देखिए, जो ये बहुत आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि इसका जवाब शायद मेरी राजनीति एक तपस्या है। कोई समझ न सका कि कैसे गुजरती है, बस यूं ही गुजार दिया मैंने। राजनीति में एक बड़ा राजनेता बनना, एक विजनरी मानव बनना। महात्मा गांधी कहते हैं राजनीति क्या है? समाज के कार्यों में अधिकतम और श्रेष्ठतम भागीदारी ही राजनीति है। तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 30 वर्ष मैंने राजनीति किया और बहुत बड़े बड़े मैंने काम किए, लेकिन मैं आभारी हूँ और ये ईश्वर का 1,00,000 गुना सौभाग्य है मेरे ऊपर कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उन्होंने कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं कुछ कमाता नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस बात का कभी उन लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। धन्यवाद सिंह साहब। ये थे बृजेंद्र कुमार सिंह, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता। शख्सियत के अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।